स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का, मेरे प्यारे प्यारे सी एंटर के क्यूटीज। वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। इस और एक शानदार वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं AS29 सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको AS29 में थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना कि सर मेरे को डेफिनेशन याद नहीं होते, बिकॉज देखो इस AS में डेफिनेशन कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन याद नहीं होते हैं सर, तो और या फिर कहीं भी किसी भी पार्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, मेरी गारंटी है भाई आया है करवा के जाएगा। आपको डेफिनेशन में याद करवा दूंगा बाकायदा सबके, लाइबिलिटी के, प्रोविजन के, कंटीजेंट लाइबिलिटी के डेफिनेशन आपको एकदम सीक्वेंस में याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके अलावा सारे कंसेप्ट तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के बिना तो अपने रिवीजन अधूरे होते, तो क्वेश्चन भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। अच्छा, ये जो बोर्ड नोट्स मैं यूज कर रहा हूं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाना ज्वाइन करना, और ये नोट्स अगर जरूरत लगते हैं तो डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। उसके अलावा इतना अच्छा रिवीजन सब्सक्राइब के बिना मत देखना, क्योंकि मेरे लिए नहीं लेकिन आपके लिए काफी सारी यूजफुल कंटेंट इसी चैनल पे आता हुआ रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्यूडी रिवीजन ऑफ AS29 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले AS29 नाम है प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, कंटीजेंट असेट्स। पूरे AS को 3 पार्ट में बांट देना, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट असेट। अब सबसे पहले हम डिस्कशन इन तीनों में से किसी का भी शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी। सर इसका डेफिनेशन क्यों पढ़ेंगे, थोड़े समय के अंदर समझ आ जाएगा बराबर। तो लाइबिलिटी का डेफिनेशन बोलता है इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट विच विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। 3 पॉइंटर्स है, 3 कीवर्ड्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। वापस से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको डेफिनेशन लॉजिकली याद करवाऊंगा, सुनना। सबसे पहले लाइबिलिटी में ऐसा क्यों बोलता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। देखो लाइबिलिटी का एग्जांपल लो, मान लो आपने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, तो हम एंट्री क्या मारते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स को हम लाइबिलिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज ये क्रेडिटर्स तीनों पॉइंट मीट करेगा। सबसे पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब समझने का ट्राई करना। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव रादर देन सेटलिंग इट। मतलब अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब इस ऑब्लिगेशन को आपको सेटल करने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी दिख रहा है तो पैसा देना ही पड़ेगा ना, या तो पैसा देना पड़ेगा, या पेमेंट इन काइंड करना पड़ेगा, या फिर जो गुड्स इनसे खरीदे वो रिटर्न करने पड़ेंगे। मतलब इनको अपने बैलेंस शीट से सेटल करने के लिए यू हैव टू मेक एनी पेमेंट बराबर। देखो चोरी चकारी वाले बातें, विजय माल्या वाली बातें मत करना इधर, ठीक है, कि पैसा लेके भाग जाऊंगा, वो सब नहीं। देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम सेटलिंग इट। सेटल करना ही पड़ेगा, इसको ध्यान रखना। तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन होना। अब कोई भी ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब कहलाती है, जब उसको पे करने का चांसेस मोर देन 50%। अगर उसको पे करने का मोर देन 50% चांस है, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अगर किसी भी चीज करने को पे करने का इक्वल टू 50% या लेस देन 50% चांस है, तो उसको हम कहते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी होने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, मतलब मोर देन 50% चांस है कि पे करना पड़ेगा। तो पहला है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट बोलता है हर एक लाइबिलिटी, हर एक गलती किसी पुराने कर्म की निशानी है। वाह सर, हर एक लाइबिलिटी किसी पास्ट इवेंट की निशानी है। मान लो ये क्रेडिटर्स आपके बैलेंस शीट में क्यों आया, इसका पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट है क्रेडिट पे परचेज करना। मान लो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लोन दिखाते हो, तो लोन का पास्ट इवेंट क्या है, लोन लेना। मान लो आपके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी इंपोज कर दी है, तो पेनल्टी का पास्ट इवेंट क्या है, जो आपने डिफॉल्ट वगैरह किया रहेगा वो पास्ट इवेंट है, तभी तो पेनल्टी लगी है ना आपको। तो हर लाइबिलिटी के पीछे एक पास्ट इवेंट होता है, ध्यान रखना। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है। अब ये सब की वजह से आपको करना पड़ेगा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करके सेटल करेंगे ना, तो वो पेमेंट करना इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। देखो आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं बोला, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज पेमेंट कैश काइंड कैसे भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए बोलता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब बता दिया, प्रेजेंट पॉसिबल बता दिया, पास्ट इवेंट क्या होता है बता दिया। इज द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी वेरी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर सर। अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन पे, क्योंकि चैप्टर के नाम में सबसे पहला वर्ड था प्रोविजन। अब आप बोलोगे हमने लाइबिलिटी डिस्कस ही क्यों किया। देखो अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी वाले तरफ ही दिखता है, और प्रोविजन भी इसी के नीचे दिखता है। अब कोई भी चीज लाइबिलिटी कब होती है और कोई भी चीज प्रोविजन कब होती है, जब भी लाइबिलिटी के साथ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व कर दोगे। मतलब लाइबिलिटी तो है लेकिन या तो टाइमिंग अनसर्टन है, मतलब कब पे करना है वो अनसर्टन है, या फिर अमाउंट अनसर्टन है। अगर टाइमिंग या अमाउंट दोनों में से कुछ भी अनसर्टन है तो उसको आप बोलोगे प्रोविजन। मतलब कब भरना है, कितना भरना है। अगर एग्जैक्टली पता है इस दिन पे भरना है, इतना भरना है, तो लाइबिलिटी है ना। लेकिन
या तो कब भरना है ये नहीं पता, या फिर एग्जैक्टली कितना भरना है ये नहीं पता, अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो जहां अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वहां आ जाएगा प्रोविजन। इसलिए प्रोविजन का डेफिनेशन बोलता है इट इज अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। सिंपल। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन? किसी भी प्रोविजन को आप अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कब करोगे? जब वो 4 पॉइंट मीट करेगा। अब 4 पॉइंट देखना कितने प्यारे हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट होना चाहिए, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, और साथ में यहां आपको करना पड़ेगा अ रिलायबल एस्टीमेट। अगर आप ध्यान से देखो ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट अल्टीमेटली क्या है? जो पहले 3 पॉइंट है वो तो लायबिलिटी का ही डेफिनेशन है ना। अब जब लायबिलिटी के डेफिनेशन में आप एक रिलायबल एस्टीमेट ऐड कर दो तो बन जाएगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन। देखो लॉजिकल भी है। हम किसी भी लायबिलिटी को प्रोविजन कब बोलते हैं? जब उसको आपको एस्टीमेट करना पड़ रहा है ना, जब उसका आपको अमाउंट एस्टीमेट करना पड़ रहा है तब उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है। अगर आपको रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन पूछा है तो इसे याद रखो, इट इज अ लायबिलिटी प्लस अ रिलायबल एस्टीमेट। जहां लायबिलिटी को रिलायबली एस्टीमेट करना पड़ता है प्रोविजन बन जाएगा। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। तो ये था डेफिनेशन। पूछा तो बोला लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। रिकॉग्निशन पूछा तो बोलना लायबिलिटी के 3 पॉइंट्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स प्लस अ रिलायबल एस्टीमेट ऑफ अमाउंट कैन बी मेड। इज दिस क्लियर? एकदम क्लियर सर। अगला पॉइंट। अभी मैं सारे प्रोविजन की बातें करूंगा, अभी मैं कंटीजेंट लायबिलिटी वाली बातें बाद में करूंगा, पहले सिर्फ प्रोविजन की बातें करूंगा। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। अब प्रोविजन को जब मेजर करोगे तो कैसे मेजर करना है? सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है इट शुड बी योर बेस्ट एस्टीमेट, क्योंकि एस्टीमेट तो लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक और बात बोलता है, मान लो प्रोविजन आपने आज क्रिएट किया है फॉर अ फ्यूचर एक्सपेंस, वो फ्यूचर एक्सपेंस 1 साल 2 साल 3 साल बाद है, तो क्या मुझे उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा क्या? क्योंकि अगर कोई चीज 3 साल बाद पे करनी है तो 3 साल बाद का पेमेंट और आज का पेमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट ना। तो क्या मैं उसको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊं क्या? तो बोलता है अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड नॉट बी डिस्काउंटेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रोविजन को डिस्काउंटिंग करने का जरूरत नहीं है एज पर AS 29 एक्सेप्ट वन प्रोविजन। इस दुनिया में एक ऐसा प्रोविजन है जहां AS 29 बोलता है कि डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। उसके बारे में आपने AS 10 में पढ़ रखा है, वो है प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग डिसमेंटलिंग साइट रिस्टोरेशन। अगर आपने AS 10 पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि ये जो प्रोविजन है इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा इस दुनिया को कोई भी प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा एज पर AS 29। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये था मेजरमेंट को लेकर। मेजरमेंट मतलब प्रोविजन कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके अलावा डी पॉइंट, वो सवाल पूछता है क्या प्रोविजन में चेंजेस हो सकते हैं क्या? देखो जिस भी चीज में आप एस्टीमेट लगा के बुक करते हो ना उसमें चेंजेस होना लाजमी है, उसमें चेंजेस होना पॉसिबल है। तो इसलिए वो बोलता है कि प्रोविजन में चेंजेस हो सकते हैं और आपको रिव्यू भी करना चाहिए एवरी ईयर के एंड पे कि प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट। अच्छा, कभी कभी चेंजेस के लिए मालूम पड़ता है कि प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो रिवर्स कर देना सर, है ना। अगर प्रोविजन का अमाउंट बढ़ाना है तो बढ़ा देना सर। अच्छा, प्रोविजन की बेसिक एंट्री पता है ना, इट इज नथिंग बट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। ये प्रोविजन की बेसिक एंट्री है, तो बढ़ाने के लिए सेम एंट्री पास करोगे, गिराने के लिए उल्टी एंट्री पास कर दोगे। मतलब चेंजेस हो सकता है प्रोविजन में बेसिकली। फिर आता है यूज ऑफ प्रोविजन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। बोलता है प्रोविजन जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था उसी पर्पस के लिए यूज करना। एग्जांपल के तौर पे आपको मान लो वारंटी का प्रोविजन क्रिएट करना है 15,000 रुपए का। आप एंट्री क्या पास करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 15,000। अब प्रोविजन आपने क्रिएट किया है फॉर अ फ्यूचर वारंटी एक्सपेंस। अब मान लो वो वारंटी एक्सपेंस अराइज हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड ऑन वारंटी इज 12,000, तो अब आप दोबारा P&L में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप P&L में ऑलरेडी बुक कर चुके हो वो खर्चा। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया था ये रिवर्स करोगे फॉर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन रियलिटी, इंकर्ड इन एक्चुअल। तो हम एंट्री मारेंगे, ये जो प्रोविजन है ये हो जाएगा रिवर्स टू कैश बैंक, बिकॉज आज आपका वो खर्चा हुआ है तो इसलिए आज टू कैश बैंक हो जाएगा। अब क्योंकि आपने प्रोविजन 15 का बनाया था लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस तो 12,000 ही हुआ, तो आपकी एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 12,000। अब प्रॉब्लम ये है प्रोविजन 15 का बना के खर्चा तो 12 का ही हुआ, बैलेंस 3,000 के प्रोविजन का किया। देखो प्रोविजन किस पर्पस के लिए क्रिएट किया था? वारंटी के लिए। वारंटी का खर्चा मान लो अराइज हो गया, इसके बाद कोई वारंटी का खर्चा नहीं आ सकता। दैट मींस द बैलेंस प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। भाई अकाउंटिंग कॉमन सेंस बोलेगा रिवर्स कर दो ना सर, तो रिवर्स कर देने का। रिवर्सल की एंट्री क्या रहेगी? इट विल बी प्रोविजन टू P&L। देखो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या आती? P&L टू प्रोविजन, तो रिवर्स करने की एंट्री एग्जैक्ट ऑपोजिट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, तो ये था यूज ऑफ प्रोविजन। जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया है उसी पर्पस के लिए यूज करना। प्रोविजन नहीं चाहिए तो रिवर्स कर देना, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कोई पूछेगा सर प्रोविजन ज्यादा की जरूरत पड़ गई तो? मान लो 15 का क्रिएट किया लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस 18,000 हो गया, तो कोई बात नहीं, 3,000 से पहले प्रोविजन को बढ़ा दो फिर उसको यूज कर लो, ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना। अब वो खेला कूदी करना ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक फंडा समझ गया तो चल जाता है।
अब प्रोविजन के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स ये है, ध्यान से सुनते हुए चलना, प्रोविजन के अंदर ही है, अलग अलग केसेस डिस्कस करूंगा। मान लो गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आने वाला है और उस लॉ की वजह से आपको कोई खर्चा इंकर करना पड़ेगा या आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो क्या मैं उस पेनल्टी का प्रोविजन बना के रखूं क्या? तो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोलता है, अगर वो लॉ आ चुका है या वो लॉ आना वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन मतलब लॉ अनाउंस वगैरह हो चुका, सिर्फ फाइनल इंप्लीमेंटेशन की डेट आनी बाकी है, ऐसा उसको बोलते हैं वर्चुअली सर्टन होना। तो अगर लॉ वर्चुअली सर्टन है या फिर आ ही चुका है तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो ही आप उस लॉ के वजह से आने वाले प्रोविजन को क्रिएट करोगे, है ना। एग्जांपल देता हूं, मान लो एक कृष्ण ने एक रिवर कंटेमिनेट किया। अब वो रिवर कंटेमिनेट कैसे किया मेरे को नहीं पता, तुम समझ लेना, ठीक है। तो कृष्ण खड़ा था, उसने रिवर कंटेमिनेट कर दिया, ठीक है। अब उसको कंटेमिनेट करते हुए मोदी जी ने देख लिया। अब मोदी जी ने कृष्ण को देखा रिवर कंटेमिनेट करते हुए और बोला इसके लिए तो लॉ लेकर आना पड़ेगा। तो मोदी जी ने लॉ लाने का सोच लिया, अब तक लॉ लेकर नहीं आए, सिर्फ सोचा है। ये लॉ सोचा है कि यार ऐसा जो भी रिवर कंटेमिनेट करेगा उसको 10 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द क्वेश्चन इज, क्या कृष के ऊपर आज पेनल्टी भरने का ऑब्लिगेशन है? नहीं, क्योंकि लॉ अब तक आया ही नहीं है। तो इस केस में कृष कोई भी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं बनाएगा। लेकिन मान लो मोदी जी ने उसको देख लिया और उसी साल मोदी जी ने उसका लॉ बना दिया, पार्लियामेंट में अनाउंस भी कर दिया, बस फॉर्मल साइनिंग पेंडिंग है ना। मतलब वो अनाउंस वगैरह हो चुका, सब कुछ हो चुका, बन भी चुका, सिर्फ फॉर्मल साइनिंग पेंडिंग है। तो इस केस में, ऐसे केस में हम बोलते हैं लॉ इज वर्चुअली सर्टेन। तो ऐसे केस में कृष जो भी पेनल्टी है उसका प्रोविजन बनाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, ये था पहला स्पेशल पॉइंट अंडर प्रोविजन। दूसरा स्पेशल पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन या ओवरहाउल। इंस्पेक्शन ओवरऑल आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, ध्यान रखना। अब कभी कभी क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको बोलता है या गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपके पास मान लो प्राइवेट जेट है, 20 ईयर्स की लाइफ है, वो बोलते हैं कि एवरी 5 ईयर्स इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर 5 साल के आगे यूज करना है प्राइवेट जेट को तो इंस्पेक्शन करना जरूरी है। तो माई क्वेश्चन इज, जब मुझे फर्स्ट डे पे पता है कि जेट खरीदते ही एवरी 5 ईयर्स में इंस्पेक्शन करवाना है, तो आज ही इसका प्रोविजन बना दूं क्या? आज ही फ्यूचर के इंस्पेक्शन का प्रोविजन बना दूं क्या? स्टैंडर्ड बोलता है नहीं। क्यों? प्रोविजन उस चीज का बनता है जो आपको पे करने के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओनली दोस प्रोविजन आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर विच एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव रादर देन सेटलिंग इट। एक्चुअली ये इंस्पेक्शन का जो खर्चा है 5 साल के बाद आने वाला है, ये अवॉइडेबल है। सर ऐसे कैसे अवॉइडेबल है? आप 5 साल के पहले ही प्राइवेट जेट बेच दो तो अवॉइड हो सकता है ना यार। देखो बात ये नहीं कि आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे, बात ये है कि कैन यू अवॉइड इट बाय योर फ्यूचर एक्शन? द आंसर इज यस। टिल द टाइम इट इज अवॉइडेबल देयर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन यू। तो इसलिए जो फ्यूचर के 5 साल के बाद का इंस्पेक्शन वाला खर्चा है उसका प्रोविजन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज बिफोर ईयर 5 का एंड दिस एक्सपेंस कैन बी अवॉइडेड बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट। तो इसका अगर प्रोविजन बनाना भी है तो जब आप 5 साल के बाद डिसाइड करोगे ना कि मेरे को आगे और 5 साल यूज करना है, तब उसका प्रोविजन बनाओगे, पहले आप नहीं बना सकते। देखो यही बोलता है, एंटिटी कैन अवॉइड दिस एक्सपेंस बाय इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज बाय सेलिंग द प्राइवेट जेट विद इन 5 ईयर्स, देयरफॉर नो ऑब्लिगेशन, हेंस नो प्रोविजन। वापस बता दूं, कंपनी का इंटेंशन मैटर नहीं करता है डे 1 पे कि इंटेंशन डे 1 पे क्या था। इज इट अवॉइडेबल? द आंसर इज यस। तो 5 साल तक प्रोविजन नहीं बनेगा। प्रोविजन बनाने का है तो भी 5 साल के बाद बनाने का। इसलिए मैंने बोला भी है, प्रोविजन कैन बी मेड आफ्टर 5 years ऑफ यूज ऑफ प्राइवेट जेट व्हेन इंस्पेक्शन कॉस्ट बिकम्स ड्यू। ध्यान रखना, ये सेकंड पॉइंट था प्रोविजन को लेकर। ये आप ऐसा मान लो मैं वेरियस केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं कि कब का प्रोविजन बनेगा, कब का प्रोविजन नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोविजन का हमने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया है। आगे बात करते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। इसका मतलब क्या है? मान लो मैं एक स्टार्टअप कंपनी हूं। अब स्टार्टअप कंपनी हूं तो मुझे पता है कि ईयर 1 तो छोड़ो, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 मैं आगे के 3 साल में लॉस ही करने वाला हूं। और जब मुझे पता है कि फ्यूचर में लॉस होने ही वाला है तो फ्यूचर के लॉस का आज ही प्रोविजन बना देते हैं। AS 29 बोलता है हाथ जोड़ के, भाई फ्यूचर के लॉस का आप प्रोविजन आज नहीं बना सकते। क्यों? प्रोविजन तब बनता है व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। फ्यूचर के लॉस के लिए आज तक आपने कोई पास्ट इवेंट नहीं किया है ना। जैसे मान लो क्रेडिटर क्यों आया? क्योंकि आपने पास्ट में क्रेडिट परचेज किया था। वैसे तो फ्यूचर के लॉस का आज कोई पास्ट इवेंट नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो फ्यूचर में आएगा जब लॉस होने वाला होगा, तो उसका आप आज प्रोविजन नहीं बना सकते। अच्छा ये मत बोलना सर कंपनी खोलना इज द पास्ट इवेंट ना, कंपनी खोलोगे तो लॉस होगा ही ना। अबे ऐसे तो इस दुनिया के सारे इवेंट पास्ट इवेंट हो जाएंगे फिर, ध्यान रखना। तो बोलता है फ्यूचर के लॉस का देयर इज नो प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्पेशल पॉइंट अंडर प्रोविजन एंड दैट इज
ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे हुआ क्योंकि वो फोकस कभी कभी कैमरा का हिल जाता है, सॉरी। हाँ, तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? ओनरस का मतलब होता है लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां आपको पता है कि आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम से ज्यादा होने वाला है, उसको बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। और ये आप खर्चा अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल लॉस है। कॉन्ट्रैक्ट में एक अनअवॉइडेबल लॉस है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जब लॉस अनअवॉइडेबल है, एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही क्यों करोगे जहां आपको पता है कि नुकसान होने वाला है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले थे तब तक आपको पता ही नहीं था कि लॉस होने वाला है, तो आपने एंटर तो कर लिया, बाद में एंटर करते से ही मालूम पड़ा कि नुकसान होने वाला है। सेकंड ये हो सकता है कि कभी कभी है ना, बहुत जो न्यू कमर्स होते हैं इंडस्ट्री में, वो लॉस बेयर करने को रेडी है, क्योंकि इनिशियली दे वांट टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, तो उन लोग लॉस बेयर कर लेंगे, भले लॉस मेकिंग है तो धंधा तो करना ही है ना यार, ऐसा। तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो तो सकता है, बट अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगर ये अनअवॉइडेबल है, मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके इसको अवॉइड कर सकते हो, तो फिर कुछ मत करना। बट इफ द लॉस इज अनअवॉइडेबल तो उसका आपको प्रोविजन प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा सुनना, एग्जांपल लेते हैं। मान लो हिमांशु ने गुड्स बेचे पार्थ को, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि हिमांशु विल सेल द गुड्स टू पार्थ एट 100 यूनिट्स एट ₹50, तो रेवेन्यू होगा 5000। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले हिमांशु को लगा था कि वो 4000 में खरीद लेगा, 5000 में बेच देगा, मजा आ जाएगा। लेकिन रियल में क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया उसको मालूम पड़ा वो चीज 4000 की मिलती ही नहीं है, उसको पहले 5500 में खरीदना पड़ेगा और फिर वो सेल कर पाएगा 5000 में। मतलब हिमांशु जब पार्थ को गुड सेल करेगा तो हिमांशु का गुड्स है नहीं, पहले वो गुड्स खरीदेगा और मार्केट में महंगाई बढ़ गई तो ही विल हैव टू नाउ परचेज एट 5500। अब पार्थ को तो वो प्रॉमिस कर चुका है कि मैं बेचूंगा तो 5000 में, तो यहां हिमांशु को एक अनअवॉइडेबल लॉस हो गया। तो यहां अनअवॉइडेबल लॉस कितना है? परचेज करेगा 5500 में, बेचेगा 5000 में, अनअवॉइडेबल लॉस है 500 रुपया। इसका या तो प्रोविजन बनेगा, या फिर कभी कभी क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मान लो कैंसिलेबल होता बट पेनल्टी भर के, है ना, तो मान लो पेनल्टी भरोगे तो 1000 रुपया भरना पड़ेगा, 1000 भर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो अब यहां इस केस में हिमांशु क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके 500 का लॉस करना प्रीफर करेगा या कैंसिल करके पेनल्टी भरना प्रीफर करेगा? तो आप अगर हिमांशु की जगह रहे तो आप तो कॉमन सेंस लगाओगे कि सर फुलफिल ही कर लेते हैं ना, क्योंकि फुलफिल करने में नुकसान 500 रुपए का है, जबकि कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी 1000 की भरनी पड़ेगी। तो इसलिए इन लोग भी ये बोलते हैं कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में या तो अनअवॉइडेबल लॉस या फिर पेनल्टी, दोनों में से विच एवर इज लोअर उसका आप प्रोविजन बनाओगे। ध्यान रखना, एकदम सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। अगेन आई एम सेइंग ये लॉस अनअवॉइडेबल है। मान लो ये पेनल्टी कैंसिल करने पे 0 होती तो फिर आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप कैंसिल करके ये लॉस अवॉइड कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। उसके बाद आएगा रीस्ट्रक्चरिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है इट इज अ प्रोग्राम दैट मटेरियली चेंजेस द स्कोप ऑफ बिजनेस या फिर मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। आसान भाषा में आप ऐसा समझ लो, या तो आप धंधा ही बदल रहे हो। मान लो पहले मैं टीचिंग करता था, अब मैंने बोला मैं वो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप कंसल्टेंट बनूंगा, ऐसा, तो धंधा ही चेंज करता, टीचिंग से सीधा रिलेशनशिप वाले धंधे पे चले गए, है ना। या फिर मैंने बोला धंधा करने का तरीका बदल रहे थे, धंधा सेम है बस तरीका बदलेंगे। मान लो पहले मैं ऑफलाइन टीचिंग कर रहा था, अब मैंने बोला ऑफलाइन बंद करो, सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। इसको बोलते हैं मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड चेंज करना। तो अगर आप ऐसी कोई कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हो तो इस पे खर्चा तो ऑफकोर्स होएगा, तो उस खर्चे का प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए? तो स्टैंडर्ड बोलता है यस, रीस्ट्रक्चरिंग के खर्चे का प्रोविजन बनेगा, प्रोवाइडेड आपके ऊपर ये खर्चा करने का ऑब्लिगेशन आ गया। अब रीस्ट्रक्चरिंग का ऑब्लिगेशन कब आता है? देखो, एक तो होता है कि कंपनी सोच रहा है कि मैं रीस्ट्रक्चरिंग करूंगा, है ना, रीस्ट्रक्चरिंग करने का कंपनी सोच रहा है बट कोई स्टेप्स अंडरटेक नहीं किया, है ना। तो इस केस में रीस्ट्रक्चरिंग करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया आपके ऊपर। ऐसा सोच विचार के वजह से आप इसका कोई प्रोविजन मत क्रिएट करो। तो अगर सिर्फ सोच रहे हो, अब तक रीस्ट्रक्चरिंग किया ही नहीं है, चालू भी नहीं किया है, तो कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। बट अगर मान लो रीस्ट्रक्चरिंग का आपने प्लान रेडी कर लिया, इस प्लान को शेयर होल्डर मीटिंग में अनाउंस भी कर दिया और छोटा मोटा इंप्लीमेंटेशन शुरू भी कर दिया, इसका मतलब अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ चुका है कि रीस्ट्रक्चरिंग करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उस केस में आप रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन रिकॉग्नाइज करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब रीस्ट्रक्चरिंग का जब प्रोविजन बुक करोगे तो कितने खर्चे का प्रोविजन बुक करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन के खर्चे में कौन सा अमाउंट इंक्लूड हो सकता है और कौन सा अमाउंट इंक्लूड नहीं हो सकता। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, मैं आपको समराइज वे में समझाता हूं। मान लो आप ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में जा रहे हो, तो यहां दो तरह के खर्चे होंगे। एक ऑफलाइन टीचिंग को बंद करने वाले खर्चे होंगे और एक ऑनलाइन टीचिंग को शुरू करने वाले खर्चे होंगे। तो यहां वो बोलता है प्रोविजन सिर्फ पुराने धंधे को बंद करने में जो खर्चा लगेगा ना,
सिर्फ इसी का आप प्रोविजन बना सकते हो। जो नया धंधा शुरू करने का खर्चा है ना, उसका आप कभी भी प्रोविजन नहीं बना सकते, बिकॉज दैट रिलेट्स टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वापस से रिपीट कर दूं, वेन एवर यू आर रिस्ट्रक्चरिंग अ बिजनेस फ्रॉम एनी ओल्ड बिजनेस टू न्यू बिजनेस, तो पुराना बिजनेस बंद करने का जो खर्चा है उसका प्रोविजन बन सकता है, बट जो नया बिजनेस शुरू करने का खर्चा है उसका प्रोविजन नहीं बन सकता। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर और बेटर समझाऊंगा, इधर आ जाओ। देखो बोलता है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन इंक्लूड्स ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अराइजिंग फ्रॉम द रिस्ट्रक्चरिंग विच आर बोथ, इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की प्लीज स्पेलिंग सही कर देना, रिस्ट्रक्चरिंग, हाँ रिस्ट्रक्चरिंग, विच आर बोथ नेसेसरीली एंटेल्ड बाय द रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब वो खर्चा अराइज हो रहा है ओनली बिकॉज आप सोच रहे हो, चालू कर दिया है रिस्ट्रक्चरिंग करना, एंड नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज। आप एक नया धंधा शुरू करने वाले हो ना, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग एक्टिविटीज। तो प्रोविजन के अमाउंट में ऑनगोइंग एक्टिविटी जो शुरू रहने वाली है उसका प्रोविजन नहीं आ सकता, सिर्फ जो बंद हो रहा है उसका प्रोविजन आएगा। इसलिए बोलते हैं नेसेसरीली एंटेल्ड बाय द रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब ये खर्चा आ रहा है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड इट शुड नॉट रिलेट टू द न्यू बिजनेस या टू द ऑनगोइंग बिजनेस। अब ये तो इंक्लूड होता है, तो बहुत फॉर्मल लैंग्वेज हो गई। एग्जांपल और लूंगा, सुनना क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी। जो भी नए बिजनेस में स्टाफ को रिट्रेन कर रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो, नए बिजनेस में मार्केटिंग कर रहे हो, नए बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सब खर्चे का प्रोविजन नहीं बना सकते बिकॉज दीज एक्सपेंस रिलेटेड टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसको और बेटर समझने के लिए देखो एग्जांपल लिया हुआ है। मान लो मैं कर रहा हूँ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में। अब हम अज्यूम करने का ट्राई करते हैं कि जब मैं ऑफलाइन टीचिंग बंद करूंगा तो मुझे कौन से खर्चे लग सकते हैं। मान लो ऑफलाइन टीचिंग बंद करने के लिए जो मेरे इंप्लॉयज थे, अब मुझे इतने इंप्लॉय की जरूरत नहीं है, 10 इंप्लॉय को मैंने ले ऑफ कर दिया। अब ले ऑफ ऐसे ही नहीं किया, 2 महीने का पगार एडवांस में देकर ले ऑफ किया। तो ये 2 महीने का पगार क्यों दिया? ले ऑफ करने की वजह से, इसका प्रोविजन बना सकते हो। दूसरा, ऑफलाइन टीचिंग बंद कर रहे हो ना, तो जो मेरा क्लासेस है अब उसका मुझे जरूरत नहीं है, बट वो मैं 2 साल के लिए ऑलरेडी रेंट पे ले चुका हूं नॉन कैंसलेबल एग्रीमेंट के तहत। तो मैं क्लास यूज करूं ना करूं, 2 साल का रेंट तो भरना ही है। तो वो 2 साल का रेंट जो अनअवॉइडेबल है उसका प्रोविजन बन सकता है। उसके अलावा एनी अदर रेलिवेंट कॉस्ट विच आर रेलिवेंट फॉर क्लोजिंग द बिजनेस। तो ये सब आपके रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन के अमाउंट में इंक्लूड होंगे। लेकिन मान लो ऑफलाइन से ऑनलाइन टीचिंग में जा रहे हो, अब इस केस में आपने 10 इंप्लॉयज को ट्रेनिंग दिया कि यार ऑनलाइन में अब मेरा बैकएंड कैसे संभालना है। मैंने मान लो 10 इंप्लॉय को ट्रेन किया है ना, 10 पुराने इंप्लॉय को नए में शिफ्ट किया और ट्रेन किया उनको कि देखो ये ऐसे लाइव जाना है, ऐसे एप्लीकेशन देखना है, लैग आया तो ऐसे हैंडल करना है। तो ऐसे इंप्लॉयज को मैं न्यू चीज के लिए ट्रेन कर रहा हूं। तो ये ट्रेनिंग रिलेट्स टू न्यू बिजनेस, प्रोविजन नहीं बनेगा। एंड मान लो इस इंप्लॉयज को मैंने शिफ्ट किया, मैंने एक दूसरे लोकेशन पे लाया, मान लो पुणे से मैं मुंबई ले आया ऐसा, तो उनका जो रिलोकेशन वाला खर्चा है उसका भी प्रोविजन नहीं बनेगा बिकॉज ये न्यू बिजनेस को लेकर है। उसके अलावा जब मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ रहा हूं तो मार्केटिंग वगैरह करूंगा बराबर, तो जो मार्केटिंग करूंगा वो भी आपका प्रोविजन नहीं बन सकता। उसके अलावा जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ रहा हूं, अब ऑनलाइन में कितना हेवी सेटअप चाहिए ना, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, आईपैड चाहिए, तो ये सब जो नए इन्वेस्टमेंट में करने वाला हूं पीपीई के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर, उसको भी आप प्रोविजन में नहीं जोड़ सकते बिकॉज दे रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना। तो ये सब मैंने आपको यहां लिख के दिया हुआ है। आई होप रिस्ट्रक्चरिंग वाले पॉइंट पर आपको क्लैरिटी मिला रहेगा। काफी स्लो गया उस पॉइंट में बिकॉज काफी बच्चों को उसके अंदर तकलीफ होती है। आ जाओ अब अगला पॉइंट, दैट इज रीएम्बर्समेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीएम्बर्समेंट? मान लो आपने कोई खर्चा इंकर किया या कोई खर्चा आपको इंकर करना पड़ेगा, तो आप खर्चा अगर इंकर करना पड़ेगा तो उस प्रोविजन की एंट्री क्या मारोगे? एक्सपेंस टू प्रोविजन। अब मान लो किसी ने आपको ये खर्चा रीएम्बर्स करने का प्रॉमिस किया, तो खर्चे का रीएम्बर्समेंट मिलना तो अच्छी बात है ना, रीएम्बर्समेंट मिलना तो अच्छी बात है ना। तो अगर रीएम्बर्समेंट आपको पक्का किसी ने प्रॉमिस किया है तो आप उसका असेट और इनकम बुक कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज 100% सर्टेन टू बी रिसीव्ड, है ना। किसी ने सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकलशिप में ऐसा होता है कि जब आप मान लो आपके जो फर्म है सीए फर्म, वो आपको बोलेंगे जो भी आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, ट्रैवलिंग खर्चा करोगे पूरे महीने में, आप पहले खर्चा कर लो, फिर जो भी खर्चा होगा हमसे रीएम्बर्स करवा लेना, ऐसा। तो पहले आप खर्चा बुक करोगे, तो अगर खर्चा कर दिया तो एक्सपेंस टू कैश बैंक, नहीं किया तो एक्सपेंस टू प्रोविजन, ठीक है। और जब उसको रीएम्बर्स करवाने वाले हो, पक्का पता है कि आपकी सीए फर्म पक्का रीएम्बर्स करेगी, तो आप क्या एंट्री मारोगे? रीएम्बर्समेंट असेट टू रीएम्बर्समेंट इनकम। वाई रीएम्बर्समेंट असेट? रीएम्बर्समेंट का पैसा आने वाला है ना, जस्ट लाइक ए ट्रेड रिसीवेबल, तो इट इज अ रिसीवेबल, असेट बुक करना। टू इनकम, वाई इनकम? रीएम्बर्समेंट का इनफ्लो होगा आपके लिए, अच्छी बात है।
इनकम। तो अब इस एग्जांपल मैंने ऐसा अज्यूम किया है, मान लो आपका प्रोविजन 100 रुपए का क्रिएट करना है और इसका आपको 70% रीइंवेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ है, तो प्रोविजन की एंट्री मारोगे एक्सपेंस टू प्रोविजन, रीइंवेस्टमेंट की एंट्री आएगी रीइंवेस्टमेंट असेट टू रीइंवेस्टमेंट इनकम 70/70। अब होएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरफ आपका एक्सपेंस दिखेगा 100 रुपए का और एक तरफ आपकी रीइंवेस्टमेंट की इनकम दिखेगी 70 रुपीज की। प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस ये इनकम आप नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी दिखा सकते हो। लेकिन जब बैलेंस शीट में आऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर भी एक तरफ 100 रुपए का प्रोविजन दिखेगा और एक तरफ रीइंवेस्टमेंट का असेट दिखेगा 70 रुपए का। बैलेंस शीट में आप ये नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते, अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। रीइंवेस्टमेंट को लेकर दो और बातें, जैसे मैंने बताया, रीइंवेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट सच रीइंवेस्टमेंट विल बी रिसीव्ड, पक्का मिलेगा तो ही बुक करना। दूसरा, आपके रीइंवेस्टमेंट का अमाउंट आपके प्रोविजन के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो प्रोविजन अगर 100 रुपया है तो रीइंवेस्टमेंट मैक्सिमम 100 रुपया बुक कर सकते हो, उससे ज्यादा बुक नहीं कर सकते। मान लो आपको किसी ने रीइंवेस्टमेंट 120% का प्रॉमिस किया है, हो सकता है, बट आप रीइंवेस्टमेंट जब बुक करोगे तो 100 रुपया बुक करना मैक्सिमम, जितना अमाउंट का प्रोविजन है। सर जो एक्सेस रीइंवेस्टमेंट मिलेगा वो जब मिलेगा तब आप कैश बैंक और इनकम में बुक कर लेना, पहले बुक करके नहीं रख सकते एक्सेस वाला। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। तो आपको रीइंवेस्टमेंट को लेकर था। अब अगर मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू देने का ट्राई करूं, सुनना। जो AS 29 था उसमें मैंने पहले शुरुआत की लाइबिलिटी से, फिर मैंने आपको प्रोविजन का डिस्कशन किया, प्रोविजन का डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट बताया, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। तो प्रोविजन का पूरा अभी पार्ट खत्म होता है कि हर केस में प्रोविजन बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब मैंने बताया। नाउ आई विल कम टुवर्ड्स द अनदर पॉइंट विच इज कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड देन वी विल डिस्कस कंटीजेंट असेट। अब आ जाओ, लेट्स डिस्कस अबाउट द कंटीजेंट लाइबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है। मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको सारे डेफिनेशन याद करवा दूंगा, आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। इधर आ जाओ, देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या है, एक नहीं दो नहीं 3 डेफिनेशन है, ठीक है। अब तीनों में से एनी वन मीट किया ना तो भी आप उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला डेफिनेशन बोलता है इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। अब जब ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, पता आपको स्टार्टिंग में मैंने पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब बताया था, जहां चांसेस ऑफ पेइंग इज लेस देन 50% या इक्वल टू 50%, तो वहां ऑब्लिगेशन पॉसिबल हो जाती है। अब क्योंकि ऑब्लिगेशन ही पॉसिबल है तो इट विल बी नोन एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, पहला। दूसरा डेफिनेशन बोलता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, बट द आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल बट अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। याद है 3 कंडीशन होते हैं लाइबिलिटी के, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, है ना। और प्रोविजन में आता है अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। तो इस वाले कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट भी है, बट आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल। अब ऐसा कौन सा कंटीजेंट है जहां ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है बट आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है? एग्जाम्पल देता हूं, गारंटी। मान लो रौनक एक कंपनी है जिसको लोन लेना था देना बैंक से, तो वो लोन लेने गया, बट इसके लोन की गारंटी AK ने दी। AK भाई साहब मैंने गारंटी दी। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गारंटी है, दिस गारंटी विल मीट दिस सेकंड डेफिनेशन। कैसे? गारंटी का बेसिक फंडा पता है क्या? अगर रौनक नहीं पे कर पाया तो मुझे पे करना पड़ेगा, रौनक नहीं पे कर पाया तो मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे फिर पक्का पक्का पे करना पड़ेगा अगर रौनक नहीं पे कर रहा है। दैट मीन्स मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्योंकि रौनक ने नहीं पे किया तो मेरे को पे करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट। गारंटी लेना, गारंटी देना, लोन लेना इज अ पास्ट इवेंट। वेयर आउटफ्लो टुडे इज नॉट प्रोबेबल। ये गारंटी में मेरे को कब देना है पैसा? जब रौनक रीपे नहीं कर पाया तब देना है। तो मतलब जब तक रौनक रीपेमेंट कर रहा है मेरे लिए आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल बट अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। भले ही आउटफ्लो आज प्रोबेबल नहीं है, मुझे आउटफ्लो आज नहीं करना है, बट इसका अमाउंट जरूर से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दिस गारंटी विल मीट दिस सेकेंड डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, पास्ट इवेंट भी है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, बट प्रॉब्लम ये आप अमाउंट ही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी होता है ना कि अमाउंट का अंदाजा ही नहीं बैठ रहा है, तो उस केस में जब अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हो ना, देन सच लाइबिलिटी विल ऑल्सो बी अ कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब इसको हम याद कैसे रखें, सुनना। रिकॉग्निशन के 4 कंडीशन याद है क्या? रिकॉग्निशन के प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करने के 4 कंडीशन याद है क्या? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, रिलायबल एस्टिमेट। अब जैसे आप एक एक कंडीशन वॉयलेट करोगे ना, इट विल बिकम द डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। एग्जांपल, मान लो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं पॉसिबल है तो कंटीजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट भी है, बट आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, कंटीजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो भी है, बट रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी सर, है ना। तो आप प्रोविजन को याद रखोगे तो आप कंटीजेंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन आसानी से बना पाओगे। और प्रोविजन का ये पार्ट कैसे याद रहेगा?
लाइबिलिटी के डेफिनेशन से। तो एवरीथिंग इज नाउ इंटरलिंक्ड। तो मैं आपको है ना अभी समराइज वे में सब कुछ रिवाइज कराता हूँ, सुनना आपको मजा आ जाएगा। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ एक के है भाई साहब एक्सक्लूसिव, क्योंकि यही मिलेगा सुनना। लाइबिलिटी के 3 पॉइंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। डन। प्रोविजन का अगर डेफिनेशन पूछा है तो बोलना लाइबिलिटी विथ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अगर प्रोविजन का रिकग्निशन पूछा है तो बोलना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विद अ रिलायबल एस्टिमेट, तो बन गया प्रोविजन। ठीक है, अब आता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। कैसे याद रखे? मान लो प्रेजेंट के बदले पॉसिबल ऑब्लिगेशन है विद पास्ट इवेंट, कंटीजेंट लाइबिलिटी कीवर्ड याद रखो। अच्छा, मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, बट आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, कंटीजेंट लाइबिलिटी। मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, बट अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, कंटीजेंट लाइबिलिटी। सर मजा आ गया सर। तो इससे आप लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी तीनों का डेफिनेशन याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी? ध्यान रखना, कंटीजेंट लाइबिलिटी कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी की ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी में पता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब लेस देन 50% चांस। अब मान लो लेस देन 15, लेस देन 5% चांस है कि वो कंटीजेंट लाइबिलिटी अराइज होगी, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी इज वेरी रिमोट। तो अगर प्रोबेबिलिटी बहुत रिमोट है कंटीजेंट लाइबिलिटी का, मतलब वो लाइबिलिटी ऑकर होने का चांसेस लेस से लेस देन 5%, तो उसको आपको डिस्क्लोज करने का जरूरत भी नहीं है ना? ठीक है, अब आता है आखिरी पॉइंट, कंटीजेंट असेट। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट असेट? अब तक नॉर्मली हम लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे जब हम पे कोई केस कर रहा था, ठीक है। अब मान लो हमने किसी के ऊपर केस किया, तो अब वो केस में अगर हम जीतेंगे तो हमको कंपेंसेशन मिलेगा। अब तक आप जीते हो का केस नहीं, तो उसी को बोलते हैं कंटीजेंट असेट, जहां एक असेट है बट अभी तक वो सर्टेन नहीं है, इट इज अ पॉसिबल एसेट, जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसकी सर्टेनिटी अपने को फ्यूचर में मिलेगी। ठीक है, अब अगर असेट कंटीजेंट है, ये नॉर्मली तब होता है जब आपने किसी पे केस किया है, आपको लगता है आप वो केस जीतने वाले हो, बट अब तक उसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंटीजेंट असेट को आप ना ही रिकॉर्ड कर सकते हो ना ही डिस्क्लोज कर सकते हो, नाइदर इट कैन बी रिकॉर्डेड नाइदर इट कैन बी डिस्क्लोज्ड। जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज हो सकती थी, यहां कंटीजेंट असेट है तो ना ही रिकॉर्ड ना ही डिस्क्लोज। हाँ, डिस्क्लोज चाहो तो आप डायरेक्टर की रिपोर्ट में कर सकते हो, डायरेक्टर की रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां डिस्क्लोज कर सकते हो कंटीजेंट असेट को, बट फाइनेंशियल्स में ना ही रिकॉर्ड ना ही डिस्क्लोज। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कंटीजेंट असेट का जो पैसा है वो वर्चुअली सर्टन हो जाता है आना। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने हर्ष पे केस किया था, मैं ये केस जीत गया। अब कोर्ट ने हर्ष को बोला कि आकाश को 1 लाख का कंपेंसेशन पे कर देना। ठीक है, बस अब पैसा आना बाकी है। क्या मैं केस जीत गया? हाँ जीत गए। कैसे जीते? कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। क्या आपको कोई पैसा इससे आने वाला है? हाँ, कोर्ट ने बोला कि आकाश को 1 लाख का कंपेंसेशन मिलेगा, ये अनाउंस भी हो चुका है बराबर, कोर्ट ने ये पूरा दे दिया मंजूरी वगैरह, बस पैसा आना बाकी है। इस केस में मैं बोलूं ये असेट कंटीजेंट रहा ही नहीं, ये तो प्रॉपर असेट बन गया ना। इसको बोलते हैं हियर द इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टेन। ये मैं सोच नहीं रहा हूं कि मैं जीतूंगा तो पैसा आएगा, मैं जीत गया केस, तो ऐसे केस में व्हेन द इनफ्लो इज वर्चुअली सर्टेन इट इज नो मोर अ कंटीजेंट असेट, इट बिकम्स अ नॉर्मल असेट। और नॉर्मल असेट को हम बुक कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल्स के अंदर। इसमें एक बात ध्यान रखना, नेवर से दैट हाउ कैन वी बुक अ कंटीजेंट असेट। हम इस केस में कंटीजेंट असेट नहीं बुक कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि इतना वर्चुअली सर्टेन कोई अमाउंट है तो वो कंटीजेंट रहा ही नहीं, वो तो असेट बन गया ना, हम असेट को बुक कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। दिस कंप्लीट्स द कंटेंट कंसेप्ट्स वाला पार्ट ऑफ AS 29, प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट असेट्स पूरा अच्छे तरीके से हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर में कभी भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे, नॉर्मली ये फॉर्मेट आप किसी भी AS के लिए फॉलो कर सकते हो, बट अगर इस चैप्टर में आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको आंसर कैसे करना है? सबसे पहले AS का नंबर और नाम लिखना। अब पहले ये देखना क्वेश्चन किस बारे में, क्वेश्चन प्रोविजन के बारे में, कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में, कंटीजेंट असेट के बारे में, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन मैंने आपको याद करवा रखी है रिवीजन के अंदर भी। अच्छा, कभी कभी अगर प्रोविजन वगैरह वो कैलकुलेट करने बोला है तो कैलकुलेशन भी दे देना। अगर ये नहीं मांगा है तो सीधा आपने नाम नंबर लिखा, डेफिनेशन लिखा, अब सीधा जो भी क्वेश्चन में बात की है अब उसमें बता देना कि प्रोविजन बुक करना चाहिए या नहीं बुक करना चाहिए। दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड द एक्सप्लेनेशन एंड द फाइनल कंक्लूजन इन 2 to 3 लाइन्स। आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो, मतलब AS का नाम नंबर, relevant definition, calculation if required, and then you can give the final conclusion in this. Is this clear to everyone? Yes, this is the way you will present the answers of AS. Of course, अब मैं क्या करूंगा, कुछ चुनिंदा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको फटाफट से मैं करवाता हूँ रिवाइज। आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। देखो आ गए हम क्वेश्चन बैंक के ऊपर, फटाफट से आ जाओ।
सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आप फंस सकते हो वो सारे फटाफट से रिवाइज कराऊंगा, बट ध्यान रखना मैं यहाँ क्वेश्चन का रिवीजन ही करवा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरा सारा रिवीजन अधूरा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो फटाफट से आ जाओ, डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक आप वो लेकर बैठ सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यही क्वेश्चन बैंक आपके पास होनी चाहिए, बट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, आपको चाहिए कि एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो दिस क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट bbvirtuals.com, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। क्या बोलते हैं सुनना। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी फाइंड्स दैट देयर आर 20 लॉसूट्स पेंडिंग। अपने ऊपर बहुत सारे लॉसूट्स चल रहे हैं, तो अब लॉसूट अगर अपने को लगता है कि अपन हार जाएंगे तो प्रोविजन बनेगा, बट अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। अब 20 का बाइफर्केशन दिया हुआ है, सुनना। बोलता है पहले 5 केस हम जीतेंगे। अच्छा, जीतने पे कोई पैसा आने वाला है? नहीं। कोई पैसा जाने वाला है? नहीं। तो क्योंकि कोई पैसा आने नहीं वाला जीतने पे, तो कंटीजेंट असेट की बात मत करना, और नुकसान भी जीरो ही है अगर केस जीत जाओगे, तो इसका कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अगले, देखो 20 में से 5 केस निपट गए, बचे 10 केस, और टोटल वैसे 15 बचे, बट अभी 10 की बात करेगा। 10 केस में विन प्रतिशत 50% है, उस पर कोई नुकसान या फायदा नहीं है, और हारने, अगर विन का चांस 50% है तो हारने का चांस भी 50% होगा। अब इसमें कैसा बोला है, आप हारोगे और लो डैमेज भरना पड़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 40% है, और अगर आप हारोगे और हाई डैमेज भरना पड़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 10% है, मतलब हारने का प्रोबेबिलिटी 50% है। अब एग्जैक्ट 50% विन है, एग्जैक्ट 50% लूज है, या तो विन है या फिर लर्न है ना। तो इसमें एग्जैक्ट 50% विन है, एग्जैक्ट 50% लूज है। तो इस केस में मैंने बताया था ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है, जब इक्वल टू 50 या लेस देन 50 का प्रोबेबिलिटी होता है हारने का, तो वो होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो इस केस में क्या करोगे, आप सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करोगे, बट हाउ विल यू कैलकुलेट इट। तो आप जितना भी लॉस है इनटू द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना, जितना भी लॉस है इनटू द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना। तो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया, आया टोटल 68,000। अब ये 68,000 अज्यूम करना पर केस है, तो टोटल 10 केस का कितना होगा, 6,80,000 कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, तो देखो 20 केस थे, पहले 5 निपट गए, अभी 10 निपट गए, बचे और 5। इसमें भी विन 50% है, तो ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। लॉस 1 लाख का 30%, 2 लाख 10 का 20%। तो निकालो, अमाउंट आएगा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद 72,000। ये पर केस है, इंटू 5 केसेस करना, तो इसका भी आपको अमाउंट मिलेगा कितना, 3,60,000। टोटल मिला के 10,40,000 का आपका रहेगा कंटीजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोज कर देना। आंसर कैसे करोगे, एएस का नाम नंबर, कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन पॉसिबल ऑब्लिगेशन वाला, कैलकुलेशन करके दिखा देना, और कंक्लूजन मैंने आपको फॉर्मेट ऑलरेडी दे रखा है। डन विद दिस। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। बोलता है कंपनी सेल्स टैक्स असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर हैज बीन कंप्लीटेड, और आपके ऊपर डिमांड आया है 2.76 का। मान लो टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आपको बोला कि आपने सेल्स टैक्स कम भरा है, 2.76 का टैक्स जमा करवा देना। कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट। कंपनी बोलता है जमा करवा देता हूं, लेकिन मैं आपके इस डिमांड से राजी नहीं हूं। इसको बोलते हैं पेड अंडर प्रोटेस्ट। अब कंपनी फाइल्स इट्स अपील, कंपनी ने इसके अगेंस्ट अपील किया, और अपील जब किया तो सिर्फ 2.1 सीआर के अगेंस्ट अपील किया। अब देखना हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर सेल्स टैक्स लेवी किया है 2.76, आप अपील कर रहे हो सिर्फ 2.10 से, मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप जानते हो कि 0.66 का जो डिमांड आया था वो सही था। तो 2.76 में से जो 0.66 है उसका प्रोविजनल लायबिलिटी बुक करोगे, बाकी जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, जिसको आप मानते ही नहीं कि आपकी ये टैक्स भरनी आनी चाहिए, उसको आप कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाओगे। ध्यान रखना, इसमें एक और चीज ये बोली है, क्योंकि 2.76 फ्यूचर में नहीं, आप ऑलरेडी भर चुके हो अंडर प्रोटेस्ट, तो जो भी ऐसा आपने मनी भरा है जिसके अगेंस्ट आपने अपील किया है, उसको आप एक लोन्स एंड एडवांसेस में शो कर देना। ये लोन्स एंड एडवांसेस कहाँ आया, अब देखो ये वो वाली बात नहीं है कि आप हारोगे तो बाद में पैसा देना है, पैसा भर के बैठे हो आप, बट अग्री नहीं करते हो इस पेमेंट से, तो इसलिए जब भी आप कोई पैसा भरते हो एडवांस में, तो उसको बोलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस ना, तो वहीं दिखा देना, इसको ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वापस से रिपीट कर दूं, 0.66 बुक करना प्रोविजन, 2.1 कंटीजेंट लायबिलिटी, और जो 2.1 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया वो एडवांस की तरह दिखेगा, खत्म कहानी। फिर आता है ये वाला पार्ट, कंपनी ने वेज एग्रीमेंट में एंटर किया है मई 12 में, वेयर बाय लेबर यूनियन हैज एक्सेप्टेड अ रिवीजन इन वेजेस रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जून 11। मतलब मई 12 में एक्सेप्ट करते हैं कि जून 11 से जो मई 12 तक का इंक्रीमेंट है वो हम पे करेंगे। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट द हाइक टिल मई 12 विल नॉट बी पेड टू एम्प्लॉइज बट विल बी सेटल्ड
टू देम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बस एक ट्विस्ट है, जो हाइक हमने एक्सेप्ट किया है वो हम आज नहीं पे करेंगे, रिटायरमेंट पे करेंगे। बट आज प्रॉमिस तो कर दिया ना ये चीज का, जैसे ही प्रॉमिस कर दिया कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि जून 11 से मई 12 तक का जो हाइक है वो कंपनी पे करेगा, आज नहीं रिटायरमेंट पे बट पक्का पे करेगा ना, तो इसका आज ही प्रोविजन बुक करके रखो क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोलता है सुनना। हमने एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 5 करोड़ का, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ 12-13, बट इसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में होगी। इन केस ऑफ फेलियर आपको 1.5 की कंपेंसेशन पे करनी पड़ेगी। टाइमली डिलीवर नहीं किया 1.5 करोड़ का पेनल्टी है। अब देखते हैं क्या बोलता है। एज ऑन बैलेंस शीट डेट the goods were not manufactured and it was unlikely that Sun will be able to meet the obligation। अभी unlikely है कि हम obligation meet करेंगे। अगर आप obligation meet नहीं करोगे तो penalty भरना पड़ेगा 1.5 का। बस इसका आपको provision book करना है। तो पूछता है should the company provide for contingency? The answer is yes, because आपको year end पे ही पता है कि अगले साल आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट मीट नहीं कर पाओगे और कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर चुके हो। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा है, शुड प्रोविजन बी मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड ओवर द प्रॉफिट। अब इसमें सवाल क्या है सुनना। बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट 1 CR का होने वाला है, नुकसान 1.5 का होने वाला है। ठीक है, तो प्रोविजन सिर्फ एक्सेस का बनाए क्या, मतलब प्रोविजन सिर्फ 0.5 का बनाए क्या? नहीं, प्रॉफिट आपको आज नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब होगा। तो ईयर एंड तक वो प्रॉफिट अक्रू नहीं हुआ है, तो प्रोविजन आप पूरे 1.5 का ही बनाओगे, ध्यान रखना। खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, डन एंड डस्टेड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। सुनना, इसमें आसान भाषा में क्या है, हुआ क्या है कि हम अपने इंप्लॉयज को बोलते हैं कि हम तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। मतलब इंप्लॉयज ने बोला कि पगार बढ़ाओ जो भी है, तो हमारे इंप्लॉयज की पगार बढ़ने वाली है। अब ये जो पगार है जो कंपनी को इंप्लॉयज को देनी है, ये एक्चुअली वो अपने क्लाइंट से रिकवर करेगा। होता क्या है, मान लो आप आर्टिकल लो, आप किसी सीए फर्म के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी जो स्टाइपेंड है वो आपकी सीए फर्म बोलती है कि आप जिस भी क्लाइंट प्लेस पे जाओगे वो क्लाइंट प्लेस से हम रियम्बर्स करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में यही हुआ है कि जो भी इंप्लॉय का सैलरी वगैरह बढ़ेगा, दैट विल बी रियम्बर्स्ड फ्रॉम द क्लाइंट फॉर हुम दिस इंप्लॉय इज वर्किंग। जैसा जॉब वर्क होता है ना कि आपने कोई इंप्लॉय को क्लाइंट प्लेस पे भेजा, तो क्लाइंट वाले को बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा है कि इंप्लॉय की पगार प्लस द प्रॉफिट मार्जिन, ऐसा। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका है और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके इंप्लॉय की पगार बढ़ती है, तो अल्टीमेटली दिस इंक्रीमेंट इज गोइंग टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द क्लाइंट। तो आप एक तरफ एक्सपेंस ऑफ प्रोविजन बुक करोगे, एक तरफ आप रीएम्बर्समेंट बुक करोगे। ये मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। उसके अलावा एक और बात, जब रीएम्बर्समेंट की बात आएगी तो पीएनएल में आप एक्सपेंस और इनकम नेट ऑफ कर सकते हो, बट बैलेंस शीट में प्रोविजन और असेट नेट ऑफ नहीं हो सकता। वंस यू रीड दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड इसमें क्या बोला था। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, सुनना, आसान भाषा में समझाता हूं हुआ क्या था। हमने एक कंसाइनमेंट की बात की थी। ठीक है, 1 करोड़ का कंसाइनमेंट था। अब अगर आपने इस कंसाइनमेंट में कोई डिले वगैरह किया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी 15% की। ठीक है, जितना भी आपने डिले किया, मान लो 1 करोड़ का कंसाइनमेंट है, तो अगर पूरे कंसाइनमेंट में डिले कर दिया तो 1 करोड़ इंटू 15%, 15 लाख की पेनल्टी है। अगर मान लो आधे कंसाइनमेंट पे डिले किया तो जितना भी डिले कंसाइनमेंट पे हुआ है उस पे 15% का पेनल्टी। अब हुआ क्या सुनना, while consignment was in transit, one of the trucks carrying goods worth 30 lakhs met with an accident. It was however covered by insurance policy। ठीक है, आपका गुड्स एक्सीडेंट में खराब हो गया 30 लाख का, तो ये 30 लाख के गुड्स तो समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पहले पेनल्टी का प्रोविजन मारो, तो 30 लाख का 15%, 4.5 लाख, ये पेनल्टी का प्रोविजन बनेगा। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा, जो 30 लाख के गुड्स पूरे के पूरे नुकसान हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए ना आपके, है ना, वो इंश्योरेंस में कवर थे, बट इंश्योरेंस वाला बोलता है क्लेम मिलेगा सब्जेक्ट टू 10% डिडक्शन। मतलब नुकसान अगर 30 लाख का हुआ है तो क्लेम सिर्फ 27 लाख का मिलेगा, 27 लाख। कैसे आया 27 लाख? 30 लाख माइनस द 10% डिडक्शन, तो आपको क्लेम सिर्फ 27 लाख का मिलेगा। तो एक तो क्योंकि गुड्स टाइम से नहीं पहुंचे, ये पेनल्टी का नुकसान। दूसरा, गुड्स नुकसान हुए 30 लाख के, क्लेम मिला 27 लाख का। ये जो आपका 3 लाख का नुकसान हुआ, ये भी तो नुकसान ही है ना। तो यहां 2 चीज का प्रोविजन बनेगा, एक जो 15% की पेनल्टी भरनी है नुकसान के ऊपर वो, सेकंड जितना पार्ट ऑफ लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान। ये दोनों का प्रोविजन बनाओगे, ध्यान रखना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड क्वेश्चन। आधे बच्चे यहाँ कॉमन सेंस नहीं लगाते इसलिए मिस्टेक करते हैं। आसान भाषा में समझाता हूँ करना क्या है, क्वेश्चन शांति से पढ़ेंगे। बोलता है कंपनी सॉफ्टवेयर में डील करता है और 2 साल की वारंटी देता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी हैज बीन फॉलोइंग
पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटीज, तो वो वारंटी के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करता है ना, ऑन द इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। बोलता है जो भी इनवॉइस अमाउंट है उस पर हम देखते हैं कि वारंटी पीरियड कितना बचा है, उस हिसाब से हम वारंटी क्रिएट करते हैं। मान लो अभी किसी भी इनवॉइस पे 1 साल से कम का वारंटी पीरियड बचा है तो 3% प्रोविजन बनाएंगे, और अगर किसी भी इनवॉइस पे 1 साल से ज्यादा का वारंटी पीरियड बचा है तो 4% का प्रोविजन बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना, वारंटी पीरियड कितना रिमेनिंग है वो देखना। अगर किसी भी सेल पे वारंटी पीरियड लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग है तो उस पर 3% प्रोविजन, और अगर किसी भी सेल पे वारंटी पीरियड मोर देन 1 ईयर रिमेनिंग है तो 4% प्रोविजन। ठीक है, तो 3 इनवॉइस है, 19 जन 2019, 29 जन 2020 और 15 अक्टूबर 2020। अमाउंट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी ऑन 31 मार्च 20 एंड 31 मार्च 21। आगे एक और चीज पूछा, जो बाकी पूछा वो बाद में देखते हैं। वो बोलता है वारंटी 2020 में कितना, 21 में कितना। पहले 20 की बात कर लेते, इधर आ जाओ, शांति से समझने का ट्राई करेंगे। 2020 में वारंटी कितना बनेगा, हर इनवॉइस से यही पूछना तेरा वारंटी पीरियड कितना बचा है। जैसे 19 जन का जो सेल था, 19 जन 2019 में सेल हुआ था, इसका प्रोविजन कब क्रिएट करने का बात चल रहा है, 31 मार्च 2020। इससे एक सवाल पूछना, हे 19 जन के इनवॉइस तुम्हारा कितना वारंटी पीरियड बचा है, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। तो टाइमलाइन से देखो ना, 19 जन 2019 में सेल हुआ था, इसका 1 साल तो 19 जन 2020 में खत्म हो गया। मैं यहां खड़ा हूं, यहां मतलब इसका वारंटी पीरियड लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग है ना। कैसे मालूम पड़ा, अरे 2 साल की वारंटी है, इसका 1 साल तो इधर, सॉरी 1 साल तो यही 19 जन 2020 में खत्म हो गया ना, ईयर एंड तो इसके बाद आया है। इसका मतलब इस इनवॉइस पे ऑन 31 मार्च 20 लेस देन 1 ईयर इज रिमेनिंग, तो इस पे 3% का प्रोविजन बनेगा। अच्छा, हाथों हाथ लगे हाथ अगले साल की बात भी कर लो। अगर मैं 31 मार्च 21 पे आ जाऊं तो मैं बोलूं 31 मार्च 21 तक तो इस पूरे इनवॉइस का वारंटी खत्म हो चुका है। क्यों, इसका वारंटी है 19 जन 2019 से 19 जन 2020, और अगला साल खत्म होगा 19 जन 2021। मैं 31 मार्च 2021 में खड़ा हूं। कॉमन सेंस ना यार, आप मान लो आपने कोई आईफोन खरीदा है 19 जन 2019 में, अब आप बिल लेके जाओगे कंपनी में 31 मार्च 21 को, वारंटी क्लेम देगा क्या, मार के भगा देगा, बोलेगा 2 साल की वारंटी थी, खत्म हो गई, भागो यहां से। दैट मींस एज ऑन 31 मार्च 21 इसका कोई वारंटी पीरियड रिमेनिंग नहीं है। तो इस इनवॉइस की अगर मैं बात करूं 2020 में लेस देन 1 ईयर बचा है, 2021 में कोई वारंटी नहीं बचा है। सिमिलरली अगला इनवॉइस, अब इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। 29 जन का जो सेल है, यहां आपने किया हुआ है सेल, 31 मार्च 20 को इसका मोर देन 1 ईयर बचा है, और 1 साल के बाद इसका लेस देन 1 ईयर बचा है। अब सिंपल है, 15 अक्टूबर 2020 को जो सेल किया, इसका 31 मार्च 20 को कितना वारंटी बचा है। भाई 31 मार्च 20 तक तो ये सेल हुआ ही नहीं था, ये सेल तो हुआ ही 15 अक्टूबर को है, तो इसका नॉट एप्लीकेबल। 31 मार्च 21 को कैलकुलेट करोगे तो इसका मोर देन 1 ईयर बचा है, मतलब इस पे 4% प्रोविजन बनेगा। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले 31 मार्च 20 को कितना प्रोविजन बनाए, 1,20,000 इंटू 3%, 75 इंटू 4%, इस पर कोई वारंटी नहीं, बस ये कैलकुलेट किया, 6,600 का प्रोविजन आएगा। एंट्री विल बी एक्सपेंस टू प्रोविजन। अच्छा, 2021 में कितना प्रोविजन दिखना चाहिए, 1,20,000 पे कोई प्रोविजन नहीं, 75 पे 3%, 2,70,000 पे 4%, आंसर आएगा 13,050। तो ये आपके प्रोविजन का अमाउंट हो गया। 31 मार्च 20 को कितना प्रोविजन, 31 मार्च 21 को कितना प्रोविजन। अब इसमें एक और बात बोली है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बोलता है 31 मार्च 21 को पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है, सुनना। आपके बैलेंस शीट में 31 मार्च 20 को प्रोविजन दिख रहा है 6,600, बैलेंस शीट में प्रोविजन दिख रहा है 13,050 ऑन 31 मार्च 21। अब बैलेंस शीट होती है एज ऑन डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज ऑन डेट, ये जो 13,050 ये टिल डेट का बैलेंस है, बराबर। तो आप इस साल में पूरी 13,050 की एंट्री नहीं मारोगे। हम क्या बोलते हैं कि इसमें से 6,600 तो ऑलरेडी लास्ट ईयर क्रिएटेड था ना, तो आपको ये साल सिर्फ इंक्रीमेंटल एंट्री मारने की जरूरत है। मतलब मेरी जो बैलेंस शीट है उसका जो प्रोविजन है वो 6,600 से बढ़कर 13,050 पे जा रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 6,450 का। तो जब आप सेकेंड ईयर में एंट्री मारोगे, देखो पहले ईयर में तो हमने पूरी एंट्री मारी बिकॉज प्रोविजन वॉज नील एट दैट टाइम, तो पूरा प्रोविजन क्रिएट किया। जब सेकेंड ईयर में एंट्री मारोगे तो आप पूरी 13,050 की एंट्री नहीं मारोगे, हम बोलोगे इसमें से प्रोविजन ऑलरेडी 6,600 का है, बस इंक्रीमेंटल प्रोविजन क्रिएट करना है। लॉजिक वापस से बता दूं, बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनता है, तो ये जो प्रोविजन का अमाउंट है ये टिल डेट का प्रोविजन का अमाउंट है, इसमें से थोड़ा तो आप पिछले साल ही क्रिएट कर चुके हो ना, ऐसा। तो ये आपका 2 पार्ट का आंसर। पहला पूछा था प्रोविजन का अमाउंट 20 और 21 को कितना होगा, बता दिया। सेकंड पूछा था सेकंड ईयर में पीएनएल में कितना ट्रांसफर करोगे, वो है 6,450। ये क्वेश्चन में काफी स्लो गया बिकॉज मुझे पता है काफी बच्चों को इसी में तकलीफ हो सकती थी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल हियर, एकदम क्लियर है सर।
देखना अभी क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से क्या बोलता है। अब इसमें क्या है, एक एनपीओ है। एनपीओ मतलब समझता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रमोशन करती है ट्रेड्स एग्जीबिशंस वगैरह का। तो अब एनपीओ जो होता है वो पैसा कमाने के मोटिव से तो नहीं करता है। तो इन लोग बोलता है हमारे जो भी इनके पास स्पेस है, तो इन लोग के स्पेस पे इन लोग अलग अलग ट्रेड्स एग्जीबिशंस कंडक्ट करवाते हैं और बोलते हैं कि अगर आप हमारे स्पेस पे एग्जीबिशन कंडक्ट करोगे तो स्पेस का रेंट तो लेंगे, उसके अलावा उस एग्जीबिशन में जितने भी लोग कुछ सेल करेंगे उसका 5% भी वो चार्ज करेंगे। मतलब ये जो 5% है ये वो एनपीओ की इनकम है, ऐसा मान लेना। तो या तो 5% जो भी पार्टिसिपेंट्स वगैरह उनसे चार्ज करेंगे या जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं उससे चार्ज करेंगे, जो भी है। तो दिस 5% इज द इनकम फॉर एनपीओ। अब उन लोग क्या बोलते हैं, हम पता है ये इनकम क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि आप तो एनपीओ, आप क्यों इनकम कमा रहे हो। तो ये बोलते हैं कि हम ये इनकम लगाते हैं क्योंकि अगर एग्जीबिशन के समय कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी आ गई, जैसे मान लो किसी किसी कस्टमर को इंजरी हो गई, किसी की लाइफ चले गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, स्टैम्पेड हो गया, डरा रहे देखो कि यार अगर ये सब हमारे एग्जीबिशन के समय हो गया तो ये जो 5% का हमने पैसा कमाया है ये हम जिनकी भी मतलब कुछ हो गया उनको, उनके लिए यूज करेंगे। ऐसा डरा धमका के पैसा ले रहे हैं, बताओ। तो एक तरफ ये 5% की इनकम कमा रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि वाई वी आर चार्जिंग सच इनकम, ताकि हम एक फ्यूचर लाइबिलिटी को रीएम्बर्स कर सके। फ्यूचर लाइबिलिटी जैसे लॉस हो गया, किसी को हो गया, तो हम उनको हेल्प करेंगे इस पैसे से। अब इसमें सवाल ये है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछता है 5% कंटिजेंसी चार्जेस आर ट्रीटेड एज इनकम। मतलब उस कंपनी ने क्या किया है, इस 5% चार्ज को इनकम की तरह ट्रीट किया है। वो तो सही है, वो है भी उनकी इनकम। उसके अलावा बोलता है उन्होंने एक प्रोविजन भी क्रिएट किया है अकाउंट्स में फॉर दिस फ्यूचर लॉस विच मे अराइज। अब इसमें प्रोविजन नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमने एक पॉइंट सीखा था, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का कोई प्रोविजन नहीं बनता है। अब ये जो लाइबिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ टेररिस्ट, बिकॉज ऑफ स्टैम्पेड, ये तो पहले इवेंट होएगा फिर वो लाइबिलिटी राइज होएगी ना। आप ये फ्यूचर में हो सकता है उसका प्रोविजन ही बनाओगे ना यार। तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो रियल में स्टैम्पेड या टेररिस्ट अटैक हो गया, फिर आप जो खर्चा होने वाला उसका लाइबिलिटी बनाओगे। तो इन लोगों ने ये भी बोला फ्यूचर लाइबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब दो सवाल पूछा है। सबसे पहला, व्हाट वेदर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज इन कन्फर्मिटी ऑफ एज 29, द आंसर इज नो। फ्यूचर के लॉस का प्रोविजन नहीं बना सकते। हाँ, इनकम जो 5% कमा रहे हो वो बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इफ द आंसर टू वन इज नो, देन व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब जो प्रोविजन गलती से क्रिएट किया है उसको रिवर्स करो, तो रिवर्स द प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड। क्लियर। इसमें इन्होंने एक बात और एक्स्ट्रा की है, क्योंकि आप ये इनकम जो कमा रहे हो वो अपने घर पे लेकर नहीं जाओगे, दुनिया के भलाई के लिए यूज करोगे, तो इसको एक आप एक स्पेसिफिक रिजर्व में भी ट्रांसफर करके रख सकते हो। लास्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी शैल ट्रीट एज अ रिजर्व। मतलब जो भी आप पैसा कमा रहे हो, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट लाइक अ प्रोविजन, आप उसको रिजर्व में, जैसे होता है ना डिवेंचर रिडम्पशन के लिए अपन डीआरआर क्रिएट करते हैं वैसा, तो आप उसको एक रिजर्व में भी रख सकते हो पैसे को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना मजा आएगा तुम लोग को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ क्या है। इन द ईयर 1819 एज गिव्स अ गारंटी ऑफ सर्टन बोरिंग्स ऑफ ब्रू हुज फाइनेंशियल कंडीशन इज साउंड एट दैट टाइम। मैंने किसी के लिए गारंटी दिया तो गारंटी देना इज कंटिजेंट लाइबिलिटी। लेकिन ड्यूरिंग 1920 द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ब्रू डिटोरिएट्स। अब सामने वाले कंपनी जिसके लिए मैंने गारंटी दी थी वो कंपनी डिटोरिएट हो गई, लिक्विडेट हो गई। अब उसका जो लोन है, क्योंकि गारंटी मैंने दिया था, अब मुझे भरना पड़ेगा। तो नाउ दिस कंटिजेंट लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर मी। देखो, प्रीवियस ईयर जब तक सामने वाले का फाइनेंशियल कंडीशन सही था तब तक गारंटी देना वाज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। इन दिस ईयर जिस दिन जिस पार्टी ने लोन लिया था उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुआ, जिसने गारंटी दिया उसको लोन रीपे करना पड़ेगा। तो अब दिस बिकम्स अ फ्रॉम कंटिजेंट लाइबिलिटी दिस बिकम्स अ लाइबिलिटी। ध्यान रखना। तो अच्छा क्वेश्चन है फॉर कंसेप्चुअल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 16, 4 पॉइंटर्स है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज आईसीआई के लिए बहुत ईजी होता है पूछना। 4 या 5 मार्क के लिए 4-5 केस पूछ लेंगे, एकदम बढ़िया से सब कुछ टेस्ट कर लेंगे। फटाफट सा समझने का ट्राई करते क्या चाहता है। बोलता है केओस लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सप्लाई 1 लाख फेस मास्क बाय 30th अप्रैल, फेलिंग विच इट विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10 रुपीज पर आइटम। अगर सप्लाई नहीं कर पाए पेनल्टी भरना पड़ेगा। ऑन 31st March Chaos assessed that it could only supply 50,000 फेस मास्क बाय 30th अप्रैल। ईयर एंड पे लग रहा है कि हम पूरा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स अभी आप 50,000 फेस मास्क प्रोवाइड कर दोगे तो बाकी 50,000 प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो उस पर आपको प्रोविजन बना के रखना चाहिए। तो पेनल्टी कितनी लगेगी,
50,000 जो सप्लाई नहीं कर पाए इंटू 10 रुपीज पर आइटम, 5 लाख की पेनल्टी का प्रोविजन आज ही मार के रखो. दिस कैन बी वन आंसर. आईसीआई ने एक ऑल्टरनेटिव आंसर दे रखा है, वो बोलता है ये लॉस तो नेक्स्ट ईयर होगा ना, अब जाके लॉस तो हुआ नहीं है, तो फ्यूचर के लॉस का प्रोविजन आज नहीं फ्यूचर में बनेगा. तो आई फील देयर कैन बी 2 आंसर्स फॉर दिस. अच्छा, सेकंड पार्ट. केओस लिमिटेड फाइल्ड अ कोर्ट केस इन 1415 अगेंस्ट इट कॉम्पिटिटर्स. इट इज एविडेंट दैट लॉयर्स दैट केओस में लूज द केस एंड वुड हैव टू पे 3 lakhs. तो अगर हम केस हारेंगे मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोविजन बुक करो सर. आगे, अ न्यू रेगुलेशन हैज बीन पास्ड by the healthcare ministry to upgrade the facilities. ठीक है, कंपनी एस्टिमेट दैट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 lakhs फॉर द सेट अपग्रेड. अब एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक रेगुलेशन पास हुआ है जिसकी वजह से हमको हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका खर्चा 10 लाख है. क्या ये रेगुलेशन पास हो चुका था? आंसर इज यस, पास हो चुका. तो हमारे ऊपर आ चुका है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन बना दो इसका. ठीक है, ध्यान रखना. ऑल्टरनेटिव आंसर कैन बी कि अपग्रेड करने का डेडलाइन 2023 में, तो हम तब तक प्रोविजन नहीं बनाएंगे. इन्होंने वैसा आंसर किया हुआ, बट मुझे लगता है प्रोविजन बना देना चाहिए. आगे बढ़ जाते हैं. बोलता है कंपनी गिव्स 1 year वारंटी. सीधी सीधी बात करता हूं, 1 साल की आप वारंटी दे रहे हो. अब इस पे वारंटी का प्रोविजन क्रिएट करना, वो कैसे क्रिएट होगा सुनना. बोलता है सिर्फ 1% चांस है कि आपको वारंटी क्लेम आएगा, और अगर वारंटी क्लेम आया तो उसका खर्चा होगा 10% ऑफ सेल्स वैल्यू. तो प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालोगे? जो भी सेल्स वैल्यू है इंटू 1% करना, इंटू 10% करना. ऐसा क्यों? 1% इसीलिए बिकॉज 5 करोड़ की सेल पे सिर्फ 1% का चांस है कि वारंटी आएगा, और अगर वारंटी आया भी तो भी पूरा सेल का अमाउंट आपका क्लेम नहीं रहेगा, सिर्फ सेल का 10% अमाउंट आपको खर्चा आएगा वारंटी में. तो इसलिए वैसा करोगे, 5 CR इंटू 1% इंटू 10%, इतना आपका प्रोविजन का अमाउंट रहेगा. खत्म. क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन. चलो 17 पर सुनना क्या बोलता है. बोलता है द कंपनी installed a huge furnace in their plant. Furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons. अब आपको बताया था ना, मेजर इंस्पेक्शन, ओवरहॉल, रिप्लेसमेंट वगैरह. एट द बैलेंस शीट डेट 31st द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन. करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये 5 साल के बाद का जो खर्चा है वो आप अवॉइड कर सकते हो. कैसे? वो प्लांट बेच कर. खत्म. आगे, तो इसमें सही किया है कंपनी ने. आगे, अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन द कंज्यूमर कोर्ट. अ नोटिस फॉर अ लेवी ऑफ पेनल्टी ऑफ 50 lakhs हैज बीन रिसीव्ड. एक नोटिस रिसीव हुआ है पेनल्टी का. कंपनी अपॉइंटेड अ लॉयर टू डिफेंड द केस फॉर अ फी ऑफ 5 lakhs. तो लॉयर बोलता है केस में छोड़ो, पहले हमारी फी 5 लाख है. 60% फीस हमने भर दिया एडवांस में, रेस्ट 40% विल बी पेड आफ्टर फाइनलाइजेशन. देयर आर 70% चांस दैट द पेनल्टी में नॉट बी लेविड. अब यहां 2 चीज है. सबसे पहला, ये जो 50 लाख की पेनल्टी है, हमारा लॉयर बोलता है कि 70% चांस है कि आपको पेनल्टी नहीं भरना है, मतलब हमारे हारने का चांस है 30% है. पॉसिबल ऑब्लिगेशन, तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है. तो 50 लाख की पेनल्टी विल बी शोन अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटी. पहली चीज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो केस चल रहा है इसकी लॉयर की फीस 5 लाख रुपया है. आप केस जीतो या केस हारो, लॉयर को तो फीस देनी ही पड़ेगी ना. 60% आप दे चुके हैं, 40% देनी बाकी है जो आप केस के बाद दोगे. आप केस जीतोगे हारोगे फर्क नहीं पड़ेगा, केस खत्म होने के बाद 40% फीस भरनी है ना. ये 40% फीस का आप लाइबिलिटी या प्रोविजन क्रिएट करके रखोगे, ध्यान रखना. तो वो यहां बोला हुआ है. तो यहां 2 चीजें, पेनल्टी है, इट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कंटिजेंट लाइबिलिटी. लॉयर की फीस है, ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, भरना ही है, जीतो की हारो. प्रोविजन है, लाइबिलिटी, ध्यान रखना. डन. क्वेश्चन नंबर 18, द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ AS 29, बिकॉज ये क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस ना कर लो एग्जाम में पहली बार में होगा ही नहीं. ठीक है, ध्यान रखना आप कैसे करना है इसको. बोलता है ए गुड सेल करता है विथ अनलिमिटेड राइट टू रिटर्न. खरीदो, जब चाहो रिटर्न कर देना, कोई टाइम लिमिट नहीं है. फॉलोइंग पैटर्न हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द रिटर्न ऑफ सेल्स. पहला बोलता है अगर किसी भी सेल को 0 से 1 मंथ हुआ है तो 6% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो. किसी भी सेल को अगर 1 से 2 मंथ्स हुआ है तो 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो, और किसी भी सेल को अगर 2 से 3 मंथ हुआ है तो 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो. अब यहां एक की पॉइंट है कि जो रिटर्न्स है वो क्यूमुलेटिव सेल्स पे निकालना है. मतलब रिटर्न सिर्फ उस महीने के सेल्स पे नहीं, क्यूमुलेटिव सेल्स पे निकलेगा. अब ये कैसे होएगा, इसका एक फॉर्मेट सिखाऊंगा, वो याद करके जाना. उसके अलावा अगर रिटर्न आया तो उसका हमको प्रोविजन बनाना चाहिए ना. अब इन्होंने प्रोविजन पूरे रिटर्न का नहीं बनाया है. इन्होंने प्रोविजन इस सेल्स पे जो प्रॉफिट होता है ना, सिर्फ उस परसेंटेज का बनाया है. अब वो पहली बार में आपको क्लिक होएगा ही नहीं, बिकॉज बोला नहीं है किधर भी. अब ये प्रॉफिट परसेंटेज कहां से मिलेगा? अब सुनो नीचे क्या बोलता है. कंपनी मेड अ सेल्स ऑफ 36 lakhs इन जैन, 48 इन फेब, 60 इन मार्च. टोटल सेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर वर 400 lakhs, कॉस्ट ऑफ सेल्स 320 lakhs. सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन निकालना सिखाता हूं, सुनना कैसे निकालोगे.
आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है सेल्स पे निकालो, बिकॉज यहाँ सारे फिगर सेल्स के दे रखे हैं। तो प्रॉफिट हुआ कितना है, 400 लाख की सेल्स है, 320 की कॉस्ट है, तो 80 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 400 इंटू 100, ऐसा करोगे तो 20% का आपको प्रॉफिट आएगा। जितना प्रॉफिट उतने का ही प्रोविजन बनाओ, है ना। अब प्रोविजन कैसे बनाएंगे सुनना, इसका एक बेसिक सा फॉर्मेट आप याद कर लेना। वो ये है कि आप पहले सेल्स का मंथ लिखो, सेल्स की वैल्यू लिखो। अब क्योंकि रिटर्न क्यूमुलेटिव सेल्स पे निकालना है तो क्यूमुलेटिव सेल्स लिखो, फिर रिटर्न का परसेंटेज, रिटर्न का रुपीस, और प्रोविजन जितना प्रॉफिट मार्जिन है उस पर क्रिएट करना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब सबसे पहले क्या बोला है सुनना, जो भी सेल को 0 से 1 मंथ हुआ है उस पर 6% का रिटर्न आ सकता है। मुझे बताओ कौन सी सेल को सिर्फ 0 से 1 मंथ हुआ है? क्या जैन की सेल को 0 से 1 मंथ हुआ है, या फिर फेब की सेल को 0 से 1 मंथ हुआ है, या मार्च की सेल को 0 से 1 मंथ हुआ है? वेरी गुड, जो लेटेस्ट सेल है उसको सबसे कम समय हुआ होगा, तो जो मार्च की सेल है इसको 0 से 1 मंथ हुआ है। तो मैं कैसे लिखूंगा सुनना, मार्च का सेल, सेल्स का वैल्यू। अब ऑफकोर्स ये पहले बार लिख रहा हूं तो इसका सेल्स का जो वैल्यू है वही क्यूमुलेटिव सेल्स होगा, तो इस पे 6% निकालना, रिटर्न का अमाउंट मिलेगा, उस पे 20% का प्रोविजन बनेगा, रिटर्न का प्रोविजन बेसिकली। अच्छा, फिर ऐसी कौन सी सेल है जिसको 1 से 2 मंथ हुआ है? तो फेब की सेल को 1 से 2 मंथ होगा, तो मंथ लिखना फेब, सेल्स वैल्यू लिखोगे 48 लाख जो फेब का था, क्यूमुलेटिव में जो ऊपर लिखा है वो प्लस फेब का, तो 1 करोड़ 8 लाख आएगा। इस पे आप 7% का रिटर्न लगाना, रिटर्न मिलेगा, प्रोविजन 20%। उसके बाद कौन सी सेल को 2 से 3 महीना हुआ है? जैन वाली सेल को, तो जैन लिखोगे सेल्स वैल्यू, क्यूमुलेटिव में टोटल में ऐड कर देना, इस पे 8%, रिटर्न्स का अमाउंट, प्रोविजन का अमाउंट 20%, तो टोटल प्रोविजन आपका इतने का बनेगा। यही पूछा था इसके अंदर। अब इसमें एक पता प्रॉब्लम क्या है, हमको जब क्यूमुलेटिव सेल्स बोलेंगे ना तो आपके उन्हें पता सवाल क्या आएगा कि सर जब क्यूमुलेटिव सेल्स बोली है तो जब हम मार्च में लिखते हैं क्यूमुलेटिव सेल्स तो यहां लिखो ना जैन फेब मार्च का, आप उल्टा क्यों जा रहे हो? बिकॉज अपने को जो डेटा दे रखा है वो उल्टे हिसाब से दे रखा है। बराबर कि 0 से 1 मंथ को सेल हुआ तो 6% का रिटर्न, जो सेल 1 से 2 मंथ हुआ है उसको 7% का रिटर्न, ऐसा। तो यहां उल्टा याद करना कि पहले आप मार्च का लिखोगे, अब क्योंकि पहले मार्च का लिखा है तो उसका सेल भी यही है, उसका क्यूमुलेटिव भी यही है। सेकेंड फेब का लिखोगे उसमें क्यूमुलेटिव ऊपर और जो करंट है वो भी ऐड करना। थर्ड जैन का लिखोगे तो इसमें क्यूमुलेटिव में सब ऐड करना। अब ऑफ कोर्स मैं डिटेल लॉजिक में नहीं घुस रहा हूं बिकॉज रिवीजन वीडियो है, बट इसको इस तरीके से ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें अच्छा एक और चीज, इसमें यह भी पूछा है कि आप रेवेन्यू वगैरह कितना बुक करोगे, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञान AS9 का भी लिखना, बिकॉज AS9 टॉक्स अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग। जस्ट गो थ्रू द आंसर वंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अब ज्यादा बाकी नहीं, फटाफट से आपका हो जाएगा। इसमें क्या बोलता है सुनना, operates an oil field where its licensing agreement requires to remove the oil rig and restore the seabed। याद है decommissioning restoration उसका प्रोविजन बनता है। 85% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट रिलेट टू रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग। बोलते हैं जो भी रिस्टोरेशन वाला खर्चा है उसमें से 85% अराइज ड्यू टू रिमूवल एंड रिस्टोरेशन एंड 15% अराइज थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। बोलते हैं रिस्टोरेशन का 15% खर्चा अराइज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल पे। आगे, एट द बैलेंस शीट डेट रिग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बट नो ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अब हुआ क्या सुनना, रिग कंस्ट्रक्ट तो हो चुका है, जो चीज कंस्ट्रक्ट होके इंस्टॉल हो चुकी है उसको निकालना तो पड़ेगा ही ना। तो जैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये रिमूवल का जो एक्सपेंस है इसका आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए। सर ऐसा क्यों? 85% तो रिमूवल पे इंकर करना है ना भाई, जो चीज कंस्ट्रक्ट करके इंस्टॉल कर दी ना उसको रिमूव भी तो करना ही पड़ेगा ना। जिस दिन कंस्ट्रक्ट कर दिया उस दिन रिमूवल का खर्चा होने ही वाला, ये मान लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करके इंस्टॉल करोगे, जो चीज इंस्टॉल हुई है उसको निकालना तो पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के समय पे 85% का जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है उसका प्रोविजन बना दो। बट बोलता है ऑयल एक्सट्रैक्शन अभी तक नहीं हुआ है, 15% का खर्चा ऑयल एक्सट्रैक्शन पर राइज होता है, एक्सट्रैक्ट हुआ ऑयल नहीं, तो ये 15% अब तक अक्रू नहीं हुआ है, तो प्रोविजन सिर्फ 85% के रिस्टोरेशन कॉस्ट का बनेगा, 15% का नहीं बनेगा। सिंपल। बी वाला पार्ट सिंपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, वो खुद पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आरटीबी जैन 25 में था, एक्चुअली इन्होंने ये क्वेश्चन सीए फाइनल से उठा के डाला है। सर आपको कैसे पता? एफआर भी देखे पढ़ाते ना सीए फाइनल में, एफआर पता है इसलिए सुनना। अब इसमें हुआ क्या है, मैं आपको एक बैकग्राउंड देने का ट्राई करता हूँ एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे समझेगा नहीं कुछ भी। सुनना हुआ क्या, इधर मैं इधर हूं, मैं क्यूए हूं, मान लो ये क्यूए है, ठीक है, इधर इधर मैं खड़ा हूं आज भी वहीं। अब हुआ क्या, मैं कुछ सेल करता हूं कस्टमर को, प्रोडक्ट वगैरह सेल करता हूं, वो प्रोडक्ट निकल गया फॉल्टी, तो कस्टमर ने मेरे ऊपर केस कर दिया। ठीक है, अब जो कस्टमर ने मेरे ऊपर केस किया, अब मैं देखूंगा ये केस मैं हारूंगा कि जीतूंगा। अगर मैं हारूंगा तो जो भी पेनल्टी है उसका प्रोविजन बनाओगे। अब मैंने एक चीज देखी कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खुद नहीं बनाया था, मैंने भी किसी सप्लायर से परचेज किया था। तो मैंने क्या किया,
कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को लेकर मेरे ऊपर केस किया, मैंने इसी प्रोडक्ट के ऊपर सप्लायर पे केस कर दिया। मैंने बोला ये जो प्रोडक्ट फॉल्टी है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये सप्लायर से खरीदा था मैंने, तो मैं उस पर केस करेगा। अब हो क्या रहा है, जो कस्टमर ने मेरे ऊपर केस किया ना, मुझे पता है कस्टमर का क्लेम सही है, प्रोडक्ट था फॉल्टी, तो मैं ये केस हारने वाला हूं। मैं इधर हूं क्यूए, तो जो केस मैं हारने वाला हूं उसका आप पेनल्टी का प्रोविजन बनाओ। अब अगर कस्टमर वाला केस में हारूंगा मतलब प्रोडक्ट फॉल्टी है, और प्रोडक्ट फॉल्टी है तो एक तरफ जहां मैं केस हारूंगा ये मैं केस जीतूंगा भी ना, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फॉल्टी है तो मैं सप्लायर को बोलूंगा कि अब तू मुझे क्लेम देगा, बराबर। तो यहां दो केस चल रहा है, एक जो कस्टमर ने मेरे ऊपर किया है, एक जो मैंने मेरे सप्लायर पे किया है। तो कस्टमर जो मेरे ऊपर केस करेगा वो मैं हारूंगा, उसके पेनल्टी का बनेगा प्रोविजन, और जो मैंने सप्लायर पे केस किया है वो मैं जीतूंगा। लेकिन वो जीत अभी तक सर्टेन नहीं है, प्रोबेबिलिटी जीतने की हाई है, बट अब तक मैं केस जीता नहीं हूं। और मैंने सिखाया था इन केस ऑफ कंटिजेंट असेट, जब तक इनफ्लो वर्चुअली सर्टन ना हो, ना ही रिकॉग्नाइज्ड ना ही डिस्क्लोज, तो ये जो केस है ये क्यूए विल विन, बट इनफ्लो इज नॉट वर्चुअली सर्टन। जीत होएगी बट पक्की नहीं है, वर्चुअली सर्टन मतलब पक्की जीत, पक्की नहीं है। तो ये कंटिजेंट असेट है, इसको आप रिकॉर्ड या डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट जो कस्टमर ने आप पे केस किया वो आप हारोगे, उसके आप खर्चे का प्रोविजन बनाओगे। अब द पॉइंट इज कितने अमाउंट का प्रोविजन बनेगा, तो यहां देखना कैसे दिया हुआ है। अब मैं जो काम की बात है वो करूंगा। क्यूए ने एस्टिमेट किया कि डैमेजेस इट वुड हैव टू पे टू के, कस्टमर का नाम के है, तो जो डैमेज पे करना पड़ेगा वो है 5 करोड़। ये एस्टिमेट किया था 1 अक्टूबर को, ये एस्टिमेट रिवाइज हुआ 5.2 पे ऑन 31 मार्च, फिर बोलता है 5.25 से और रिवाइज हुआ ऑन 15 में, एंड इवेंचुअली 1 जून को हमने सेटल किया फॉर 5.3। अब प्रॉब्लम ये ईयर एंड के बाद का जो डेटा है उसको कंसिडर करे क्या, तो यहां बीच में AS4 आ जाता है। AS4 बोलता है अगर FS के अप्रूवल के पहले ये डेटा मिल चुका था तो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको FS के अप्रूवल डेट चाहिए। अब यहां दिया हुआ है FS का अप्रूवल डेट 26 अप्रैल 24, तो इसमें देखो कैसा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 24, FS के अप्रूवल है 26 अप्रैल, जो एक्स्ट्रा डेटा आपको मिला है वो मिला है 15 मई को एंड 1 जून को, मतलब ये डेटा FS के अप्रूवल के बाद मिला है। बताओ एडजस्टिंग इवेंट की नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये जैसे एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग दोनों में से कुछ भी बोला तो वो दोनों गलत है। क्यों? AS4 में क्या सिखाया था, जब कोई डेटा आपको FS के अप्रूवल के बाद मिले तो वो AS4 के स्कोप में आता ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ AS4 बोलने का उसको, बराबर। तो इस केस में जो डेटा मेरे पास है ऑफ मे एंड जून बोथ इज इररिलेवेंट, दैट मींस जो ईयर एंड तक का डेटा है वही कंसिडर करना। ईयर एंड तक का डेटा बोलता है अक्टूबर में एस्टीमेट था 5 करोड़ का डैमेज का, ईयर एंड पे डैमेज रिवाइज हुआ 5.2 पे, तो जो मैं प्रोविजन बुक करूंगा वो 5.2 का बुक करूंगा। मई और जून में क्या हुआ वो नेक्स्ट ईयर काम आएगा, ये साल काम नहीं आएगा। सबको समझा? सिमिलरली एक और डेटा दे रखा है, जो मैं केस जीतने वाला हूं उसका जो मुझे पैसा मिलेगा वो देखो, बोलता है क्यूए हैड एस्टिमेटेड इट वुड रिसीव क्यों, एक केस जीतने वाला है ना वो, उसके डैमेज का पैसा दे रखा है 3.5 3.6, बट वो तो कंटिजेंट एसेट है ना, यू नाइदर कैन रिकॉर्ड नाइदर कैन डिस्क्लोज, तो इसका कितना पैसा आएगा उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने समराइज कर रखा है, देख लो इसको आंसर कैसे करोगे, बहुत सारा डेटा हो गया। सबसे पहले AS29 का बात करो, डिफाइन करो प्रोविजन क्या होता है और डिफाइन करो कंटिजेंट एसेट क्या होता है। उसके बाद AS4 का बात करो कि जो डेटा मई और जून का है वो आउट ऑफ स्कोप है, क्यों? क्योंकि BOD का अप्रूवल अप्रैल में ही आ गया था। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो कस्टमर के ने मेरे पे केस किया मैं हारूंगा, प्रोविजन बनेगा 5.2 का, और जो मैं केस यहां जीतूंगा जो मैं सप्लायर पे किया है वो इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो वहां बनेगा कंटिजेंट असेट। ये मैंने पूरा समराइज करके दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है वो देख लेना, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन, यस बनेगा 4.2 का। बोलता है इफ द आंसर टू ए इज यस, एंट्री बताओ प्रोविजन की, प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस या P&L टू प्रोविजन, बस वो मार दिया। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन ऑफ क्यूए अगेंस्ट सप्लायर, तो वो कंटिजेंट असेट है, इट विल नाइदर बी रिकॉर्डेड नॉर बी डिस्क्लोज्ड। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस। अगर ये क्वेश्चन में तकलीफ हुई, ये पार्ट दोबारा सुनते हुए चलो, 2-3 बार सुनो, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी तकलीफ है 1-2 बार और सुन लो, बट सजेशन दूंगा पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैंने पूरा क्रक्स दे दिया है क्वेश्चन का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है सुनना। ABC ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया, बाइंडिंग मतलब समझता है खरीदना ही पड़ेगा, कि हम एक मशीन खरीदेंगे 4 लाख की। अब बोलता है हमने अपना प्रोडक्शन पैटर्न चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमको वो मशीन की और अभी जरूरत नहीं है, न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर। अब ऑर्डर कैंसिल तो कर सकते हो नहीं, बराबर, मशीन तो मंगानी पड़ेगी बिकॉज बाइंडिंग एग्रीमेंट है। दैट मीन्स ये जो मशीन पे पैसा देना है वो मशीन खरीदना ऐसा असेट ना, बट नाउ इट इज नो मोर असेट,
इट इज अ एक्सपेंसिव लाइबिलिटी फॉर यू. वाई? अगर मशीन खरीद के काम आती तो काम आने वाली चीज असेट होती है. अब मशीन खरीदोगे जबरदस्ती, काम तो आने वाली है नहीं, तो जो मशीन खरीदने में पैसा देना है वो पूरा आपका एक्सपेंस और लाइबिलिटी है, तो वो बुक कर लेना भाई. अब तक आपने खरीदा नहीं है, फ्यूचर में खरीदने वाले हो, बट एग्रीमेंट तो कर चुके हो ना, तो उस एग्रीमेंट का पहले से ही एक्सपेंस और लाइबिलिटी बुक करके बैठो, बस यही बोला गया है. दैट्स इट. इसी के साथ आपका AS29 सारे कंसेप्ट विथ रिटेंशन ऑफ डेफिनेशंस एंड सारे क्वेश्चंस अच्छे वाले, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले लिए, आर डन इन दिस रिवीजन. इसी बात पे फटाफट से बोल देना एक के है भाई साहब, क्योंकि भाई आया है सब करा के जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं एक के है भाई साहब. ठीक है, तो अगर ये रिवीजन पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कैसा लगा. अच्छा लगा तो अच्छा बताना, नहीं पसंद आया बताना, लेकिन बताना जरूर. आपके लिए एक छोटा सा कमेंट है, मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर है कि मैं ऐसा आपके लिए और रिविजन्स अपलोड करता हुआ चलूँ. और इतना पूरा देख लिया है फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ना मुन्ना ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना. इसी बात पे सेशन एंड करूंगा एंड. थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय.